हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर क्लास में आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। कम समय में हम बहुत ज़्यादा कंटेंट आप सभी को रिवीजन करवा देते हैं। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि 20 से 25 मिनट में हम पूरी क्लास समाप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। आपको बताना है कि किस देश ने डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरू ने। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। पेरू में जो है अभी हाल ही में स्वास्थ्य आपातकाल लगा है, किसके कारण, तो डेंगू रोग प्रसार के लिए पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल लगा है। अगर बात करें, पेरू की राजधानी का नाम है लीमा, और यहाँ पे जो है डेंगू का प्रसार का कारण क्या है, अल नीनो का प्रभाव। यहाँ पे जो है अल नीनो का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण जो है डेंगू का काफ़ी बड़ी मात्रा में विस्तार हो रहा है, इसलिए जो है पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल लग गया है। तो ये आपको याद रखना है, और पेरू की राजधानी का नाम है लीमा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अल नीनो है यह किस प्रकार की जलधारा है। तो अल नीनो जो है यह गर्म जलधारा होती है, और यह भारतीय मानसून पे जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। जबकि ला नीनो जो है यह ठंडी जलधारा होती है, और यह भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो अल नीनो जो है नकारात्मक प्रभाव डालती है, जबकि ला नीनो सकारात्मक प्रभाव भारतीय मानसून पर डालती है। अब डेंगू के लिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण तथ्य कि डेंगू जो है यह वायरस से फैलता है, और डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर होता है, तो एंडीज इजिप्टाई मच्छर होता है। और डेंगू से प्रभावित होने वाले शरीर के कौन से अंग होते हैं, तो प्लेटलेट्स जो है यह कमी, इसमें जो है कमी दर्ज की जाती है, और जो है व्यक्ति अगर प्लेटलेट्स जो है काफ़ी कम हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। डेंगू के उपचार के लिए जो है पहली वैक्सीन कौन सी निर्मित की गई है, तो डाइक वैक्सीन जो है यह डेंगू से सुरक्षा करने के लिए पहली वैक्सीन बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरू और बोलीविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची झील, या फिर कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील स्थित है, उसका क्या नाम है, तो टीटीकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, टीटीकाका झील है, जो कि पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। इसके बाद बात करें कि बोलीविया की राजधानी का नाम है लापाज, और यह विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। बोलीविया टिन के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि पेरू जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है। यानी कि प्रजनन दर मतलब होता है कि किस देश में या फिर किसी भी जगह पे सबसे कम जनसंख्या या फिर बच्चे पैदा करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है। यानी कि वहाँ पे जो है जनसंख्या दर जो है निम्न, यानी कि निम्न होती जा रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है। तो इस प्रकार से 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पर दर्ज की गई है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रजनन दर सबसे न्यूनतम पूरे विश्व में किस देश में है, तो साउथ कोरिया में है। अगर अपने भारत की पूछे तो प्रजनन दर कितनी है, 2.1% है। पूरे विश्व का 2.1% हमारे भारत की प्रजनन दर है। और सबसे कम अगर पूछे किस देश की है, तो साउथ कोरिया की है। इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ की राजधानी का नाम है सियोल। अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इन दोनों की मुद्रा का नाम है वॉन। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं इन दोनों देशों की लोकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऊपर हो जाता है चाइना, और उसके जस्ट नीचे ये आपका हो जाता है कोरिया, और यहाँ मतलब जो है सी ऑफ जापान में जो है साउथ कोरिया स्थित है। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे आपका रूस का कुछ भाग मिल जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देख लिया है, चीन से सीमा बनाने वाला देश है उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया से सीमा बनाने वाला है नॉर्थ कोरिया, और यहीं सबसे कम प्रजनन दर देखा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है, प्रश्न है तीसरा, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो किंग चार्ल्स थर्ड, इन्होंने अभी हाल ही में ब्रिटेन के तृतीय
मतलब तृतीय किंग चार्ल्स बने हैं और इन्होंने पहली बार किसी भारतीय को या फिर किसी विदेशी व्यक्ति को पहली बार नाइटहुड की उपाधि दी है। पहली बार उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। तो सुनील भारती मित्तल, और या फिर कहें कि पहली बार जो है किंग चार्ल्स फर्स्ट ने किसी को नाइटहुड की उपाधि दी है, उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है सुनील भारती मित्तल को। ये सुनील भारती मित्तल जी कौन है? तो एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। आप इन्हें चित्र में देख सकते हैं। ये हैं किंग चार्ल्स थर्ड, और जो कि ब्रिटेन के राजा हैं, और ये हैं एयरटेल के मालिक जो कि सुनील कुमार मित्तल हैं। ठीक है, तो ये आपको सुनील भारती मित्तल हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि 2023 में जो है एलिजाबेथ जब ब्रिटेन की राजकुमारी थी तो उन्होंने 3 लोगों को नाइटहुड की उपाधि दी थी। एक तो रतन टाटा जी को, दूसरा पंडित रविशंकर को, और तीसरा जमशेद ईरानी को। तो ये भी याद रखना है। 2024 में किसे मिला है? सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। किसके द्वारा? किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा। अगर बात करें कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को त्यागी थी, क्योंकि इस तारीख को या इस डेट को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के कारण गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरमपट्टम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कुलशेखरपट्टनम में रखी गई है। तो यह स्थान किस राज्य में है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। कुलशेखरा स्थान जो है, कुलशेखरपट्टनम स्थान कहाँ पे है? यह तमिलनाडु में है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला यहीं पर रखी गई है। ठीक है, यहाँ से जो है केवल छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जिसे SSLV कहते हैं। और यह दूसरा स्पेस पोर्ट आधारशिला किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कुलशेखरपट्टनम यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका है। और अगर बात करें कि ये दूसरा है, अगर पहला पूछे तो कहाँ पे है? तो श्रीशैलम या फिर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे पहला स्थापित हुआ था। और दूसरा अभी जो है कहाँ पे? कुलशेखरपट्टनम में स्थापित हुआ है। किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बड़े बड़े उपग्रह लॉन्च होते हैं और यहाँ से जो है छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। मैंने बताया पहला कौन सा है? कुलशेखरपट्टनम है, जो कि तमिलनाडु में है। और दूसरा है मैंने बताया तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में श्री कुलशेखरपट्टनम, ये दूसरा है। अगर बात करें पहला कौन सा है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसकी लोकेशन मैंने बता दिया कि यहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न में है कि चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, जिसे VSSR भी कहते हैं? तो यह है तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आदित्य L1 यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 5वां, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस है। जन औषधि अभियान, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। जन औषधि अभियान का 2015 में नाम बदलकर PM जन औषधि पहल रख दिया जाता है। जन औषधि अभियान का टारगेट क्या था? पूरे भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र स्थापित करना, यह इसका उद्देश्य था। इस बार जो है इस अभियान में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ जी हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर। और यहीं पर मॉरिशस का एक द्वीप है जिसका नाम है आगालागा द्वीप। यहाँ पे भारत हवाई पट्टी निर्माण करने जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगालागा द्वीप किस देश पर, मतलब आगालागा द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो मॉरिशस का है। या फिर आगालागा द्वीप पर भारत जो है क्या निर्मित करने वाला है? तो हवाई पट्टी निर्मित करने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं UPI और रुपे पे कहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो अभी हाल ही में रुपे पे और UPI स्टार्ट हुआ है मॉरिशस और श्रीलंका में।
यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह फ्रांस है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है छठा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा, किस देश में? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका में। इसके लिए पूरी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 अभी जो है शुरू हुआ था। 2023 जो है यह दिसंबर माह में शुरू हुआ था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ था। अगर बात करें कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार राज्य कौन बना था, तो असम बना था। और इस त्यौहार का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब होती है, तो 1989 में होती है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व कब घोषित किया गया था, तो सन 2002 में घोषित किया गया था। अभी जो है गीता महोत्सव कहाँ पे शुरू होने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 से 3 मार्च के बीच कोलंबो में शुरू होने वाला है, जो कि श्रीलंका में है। ये आप याद रखेंगे। और इस बार जो है थीम क्या रखी गई है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। आप देख सकते हैं 1 से 3 मार्च के बीच में श्रीलंका में होने वाला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, G20 समिट 2023 का होस्ट कौन सा देश था? तो अपना प्यारा भारत था। और G20 2024 का होस्ट होगा ब्राज़ील, ये भी साथ में आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस बार जो है 2023 में G20 की थीम क्या रखी गई थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रखा गया था। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब होती है, तो 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल देख लेते हैं, किसी राज्य में सेलिब्रेट होता है। तो तवी महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में होता है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। बोनालू जो है तेलंगाना में। थाईपुसम तमिलनाडु में। होजागिरी महोत्सव जो है यह त्रिपुरा में किया जाता है। और सरहुल जो है झारखंड में। वांगला महोत्सव मेघालय में, इसे जो है वांगला को जो है 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। अंडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड में। और चाप चारकूट फेस्टिवल मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो C4IR इसका फुल फॉर्म होता है, C4 का मतलब हो जाता है सेंटर फॉर फोर्थ, IR का मतलब हो जाता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना हैदराबाद में किया गया है। अगर बात करें कि इसका फोकस किस पर रखा गया है, तो स्वास्थ्य सेवा पर और जीव विज्ञान पर फोकस रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें C4IR सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया है। अगर बात करें कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी, तो 1971 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी जो है शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। इसके द्वारा जो है कौन सी रिपोर्ट जारी करी जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंक है 127। ये भी आपको याद रखना है। अभी जो है मैंने बताया C4IR सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो तेलंगाना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट करते हैं। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो कि भारत का नवीनतम राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। तेलंगाना में विधानसभा सीट है 119। तेलंगाना में जो है टाइगर रिजर्व कौन है? तो अमराबाद है। और जबकि राष्ट्रीय उद्यान कौन है फेमस? तो मृगवानी है। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। इसके लिए व्याख्या में देखते हैं कि तेंदुओं की संख्या यह जारी कौन करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तेंदुओं की संख्या या फिर टाइगर जो भी बिग कैट होते हैं, तो उनकी संख्या जारी करी जाती है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। और अगर बात करें कि पर्यावरण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं।
अगर बात करें कि भारत में जो है वर्तमान में कितनी तेंदुआ हैं, तो 13,874 तेंदुआ हैं, जो कि 1.08% बढ़ोतरी हुई है 2018 की तुलना में। 2018 की तुलना में तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1.08% वृद्धि हुई है। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा तेंदुआ जो है किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है। ये आप तेंदुआ का चित्र देख सकते हैं। अगर बात करें कि टाइगर रिजर्व अगर राज्य में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो तेंदुआ सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर बात करें किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाया जाता है, तो नागार्जुनी सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाया जाता है। राज्य में मध्य प्रदेश है और टाइगर रिजर्व में है नागार्जुनी। ठीक है। अगर बात करें बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि 12 अगस्त को जो है हाथी दिवस मनाया जाता है। नामीबिया से भी हाल ही में चीते आए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है आरबीआई के द्वारा, किसे मिला है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजॉन पे को। इसके बारे में पहले आप सभी को व्याख्या दे दें कि अमेजॉन को जो है अभी हाल ही में आरबीआई ने भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है, यानी डिजिटल भुगतान की सुविधा किसे मिल गया है, अमेजन पे को मिल गया है। जैसे आप सभी जब फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजॉन से जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो उसमें आप सभी को कैश के रूप में मतलब उसको भुगतान करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे यूपीआई हो गया आपका, या फिर पेटीएम हो गया, और नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी का ऐसे ऑप्शन देता है। तो ये तीसरी पार्टी होती हैं जो कि पेटीएम से, जो कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से कनेक्ट करके अपनी जो है मतलब ट्रांजैक्शन जो है अमेजॉन तक पहुंचाती हैं। तो ये जो तीसरी पार्टी होती है, अमेजॉन ने आरबीआई से परमिशन ले लिया है कि जो है ये तीसरी पार्टी हमारे बीच से हट जाए। हम जो है जब कोई हमारे कस्टमर या फिर कोई चीज़ हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो वो डायरेक्ट जो है हमारे वेबसाइट पे अपने पैसे को सेंड कर सकता है। तो इसके लिए जो है आरबीआई ने भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अनुमोदन दे दिया है किसको, अमेजन पे को। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब कोई चीज़ आप अमेजन से खरीदेंगे तो आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे, या फिर बात करें जो है आपका भीम एपीआई या यूपीआई, ये इन जैसे तमाम चीज़ों का ऑप्शन जो है अब नहीं देगा। ठीक है। अब जो है अमेजॉन ने अपना साइट लॉन्च किया है, अब आप वहाँ से अपने पैसे को कटा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आरबीआई ने भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन किसे प्रदान किया है, तो अमेजॉन को प्रदान किया है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? तो किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आचार्य लोकेश मुनि जी को। इसके बारे में, आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। और यह किसके द्वारा सम्मानित किए गए हैं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी ने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना करी थी, और इन्होंने समाज में या फिर कहें भारत में या पूरे विश्व में फैली कुरीतियों को, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की है। तो ये आपको याद रखना है। अहिंसा विश्व भारती की स्थापना किसने करी है, तो आचार्य लोकेश मुनि जी ने करी है। इन्हें अभी हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। लास्ट देख लेते हैं। ये हैं हमारे लोकेश मुनि जी। ठीक है। आप इनका गूगल पे अगर फ़ोटो सर्च करेंगे तो इनके मुंह पे जो है हमेशा ऐसे मास्क की तरह ही चित्र पाएंगे, कभी इनका मुख नहीं देखेगा। ठीक है। लास्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन किया है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 से 1 मार्च के बीच में, 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं 26 से 1 मार्च के बीच में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और साथ में उसका लल्लन टॉप और व्याख्या भी देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।